हेलो एवरीवन। अब अपने मैकेनिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या होता है कि एक द्रव्यमान होता है। कोई भी मान लिया, जैसे कि कोई भी द्रव्यमान है, कैपिटल एम मान लिया, उसके आसपास उसका गुरुत्वाकर्षण फील्ड होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा द्रव्यमान आएगा तो वो एक बल अनुभव करेगा। फिर क्या होता है कि अनंत से किसी दूसरे द्रव्यमान के कण को हम लेके आते हैं, तो उस जो पहले जो द्रव्यमान उपस्थित था उसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेके आते हैं, तो किया गया जो कार्य होता है, आर दूरी पर लेके आ रहे हैं मान लो, तो किया गया कार्य होता है वो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब कि एक द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी दूसरे द्रव्यमान को अनंत से, किसी दूसरे द्रव्यमान के कण को अनंत से उस पहले द्रव्यमान से आर दूरी पर लेके आने में जितना किया गया कार्य होता है वो उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे ये एम द्रव्यमान है, ठीक है, इसके चारों ओर गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब यदि स्मॉल एम द्रव्यमान को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, और इससे आर दूरी पर लेके आ रहे हैं बिंदु पी तक, ठीक है, तो जितना हमें इसके इसके कारण इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो जितना हमें इस बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा इसको लाने में, ठीक है ना, इसको पिंड को वहां से लाने में, यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य इस पॉइंट पे जो द्रव्यमान आएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो अब बात आती है कि इसका डेरिवेशन किस प्रकार से करना है। हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो टॉपिक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कोई द्रव्यमान एम है, एक तो द्रव्यमान लेते हैं एम, ठीक है, कैपिटल एम ले लिया, एक ले लिया स्मॉल द्रव्यमान, ठीक है। इन दोनों की ये बिंदु ओ पर मान लिया, और इससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां पर हमें ये एम द्रव्यमान लाना है और इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसको यहां से लेकर आएंगे ना अनंत से, तो उसके द्वारा कार्य, तो हम इस बिंदु पी पर इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, इस एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में, इस बिंदु पी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। U बराबर माइनस डब्लू अनंत से आर, मतलब अनंत से आर दूरी तक द्रव्यमान को लाने में किया कार्य, प्लस U अनंत, यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो, तो अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो तो होती है शून्य, ठीक है। तो हमारे पास में हो जाएगा W अनंत R, ये हो जाएगा एक समीकरण। U निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये प्रारंभिक कंडीशन है और ये अंतिम कंडीशन है, अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक कंडीशन में U इन्फिनिटी है और अंतिम स्थिति में W अनंत R, ये स्थिति ऊर्जाएं हैं। तो हमें स्थिति ऊर्जा टोटल निकालनी है, तो प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति की ऊर्जा आ जाएगा। तो ये प्रारंभिक स्थिति वाली तो ये जीरो हो जाएगी, U इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा अनंत से R। तो हम निकालते हैं W बराबर क्या होता है, हम जानते हैं F डॉट डी आर, कार्य और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो हम लिखेंगे W अनंत से R, ठीक है ना, माइनस में, तो ये हो जाएगा अनंत से R F डॉट डी आर, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम, और F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, किस किस द्रव्यमान के बीच में आकर्षण बल होता है, ये GM अपॉन आर स्क्वायर। दो द्रव्यमानों के बीच में, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम है, दोनों के बीच की दूरी आर है, और आर कैप, ये तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है।
अब हम इसका मान, जो ये मान है, वो हम यहाँ रखते हैं। तो इस स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, U माइनस अनंत से R F डॉट डी आर। ठीक है, अब ये जो मान है समीकरण नंबर 3, वो इस F में रखते हैं, माइनस अनंत से R माइनस GMM अपॉन R स्क्वायर, 1 मिनट, ये आएगा R कैप डॉट डी आर। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, GMM बाहर आ जाएगा, अनंत से R 1 अपॉन R स्क्वायर, R कैप डॉट डी आर बन जाएगा, क्योंकि R कैप डी आर जो विस्थापन है दोनों एक ही दिशा में है और इनके बीच में थीटा 0 है और cos 0 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो cos आएगा, तो ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर कैप का जो यूनिट वेक्टर होता है वो 1 होता है, डी आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो डी आर होता है। तो उस हिसाब से जैसे हम लिखते हैं ना, आर कैप डी आर, तो इसमें आर कैप का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड और डी आर का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, तो ये हो जाएगा आर कैप का, तो हो जाएगा 1 इंटू डी आर इंटू 1, तो डी आर आ जाएगा, तो इसको हम डी आर लिख सकते हैं। तो हमने क्या स्थिति ऊर्जा निकाली, GMM 1 अपॉन R स्क्वायर इंफिनिटी से R इंटीग्रेशन डी आर। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो दोबारा से। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको आगे, U बराबर GMM अनंत से R की घात -2 डी आर। समाकलन में क्या होता है, x की घात n का जो समाकलन होता है उसमें ये होता है कि x की घात n+1 अपॉन n+1 का भाग लग जाता है, एक घात बढ़ जाती है और उसी घात का भाग लग जाता है। तो उसी प्रकार से इसका समाकलन कर देंगे, GMM R -2+1 और इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से R, तो ये हो जाएगा GMM, ये -1 बचेगा और ये भी -1 ही बचेगा, तो 1 अपॉन R लिख सकते हैं और ये अनंत से R, ये आ जाएगा। ठीक है, अब पहले ऊपर की लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस, फिर नीचे की लिमिट। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो U बराबर माइनस GMM R 1 अपॉन R अनंत से R, तो हम लिमिट लगा देंगे माइनस GMM 1 अपॉन R -1 अपॉन अनंत, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। 1 अपॉन अनंत जो होता है वो 0 होता है, तो 1 अपॉन R बच जाएगा, तो इसलिए हो जाएगी माइनस GMM अपॉन R। ये गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अनंत से इस कण को लेके आते हैं R दूरी तक, तो स्थितिज ऊर्जा 0 से घटती है, 0 से माइनस की हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए ये माइनस में होती है। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट को लाएंगे वापस, वो इस तरह से लाएंगे कि हमारे पास में दो द्रव्यमान है, M1 और M2। ठीक है ना, दो द्रव्यमानों का निकाय है और वो R दूरी पर स्थित है, तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विकण द्रव्यमान तंत्र के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, इसलिए हमें करना ज़रूरी है। अगर मान लो पूछ ले तो कैसे करना है, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। जैसे दो कण है हमारे पास में, एक तो M1 ये पॉइंट और ये M2, ठीक है, R दूरी पर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सदिश रूप लिखो फोर्स का, वेक्टर फॉर्म GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, आकर्षण होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं फोर्स का एक और रूप, जो कि स्थितिज ऊर्जा का ग्रेडियंट होता है, ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है ना, तो माइनस ग्रेडियंट U होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, माइनस
डी यू अपॉन डी आर आर के। इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे, तो हमें मिल जाएगा डी यू अपॉन डी आर बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर। हम क्या कर रहे हैं कि एम वन एम टू द्रव्यमान द्विकण तंत्र द्रव्यमान है जो कि आर दूरी पर स्थित है, दोनों द्रव्यमान। उससे कोई कण लेते हैं जो कि आर दूरी पर लेके आना है, हमें कण के बीच में लेके आना है या आर दूरी पर लेके आना है, ठीक है ना, आर दूरी पर लेके आना है, तो उसको अनंत से लेके आना निर्देश स्थिति से। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, जैसे डी यू बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर डी आर। जैसे मान लिया एम वन है, एम टू को अनंत से लेके आए आर दूरी तक, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अनंत से आर। और अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जीरो, और आर दूरी पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यू, ठीक है ना। हम मान लिया कि एम वन द्रव्यमान को अनंत से आर दूरी तक लेकर आए, या मान लिया कि एम टू द्रव्यमान को अनंत से आर दूरी तक लेकर आए, तो ये इसका अनंत से आर तक का कार्य हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जी एम वन एम टू। अभी पिछले आर्टिकल में देखा था, 1 मिनट, ये आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे अनंत से आर 1/r स्क्वायर डी आर। अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा था 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं -2 + 1, तो -1/r होता है, तो माइनस जी एम वन एम टू 1/r अनंत से r, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। और ये जो हो जाएगा u -0 आएगा, तो u आएगा क्योंकि डी यू है और यहाँ 1 है, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं वही भौतिक राशि आ जाती है, तो ये u आ जाएगा, u -0, तो u हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से द्विकण तंत्र में, या द्विकण तंत्र जो कि m1 m2 द्रव्यमान के दो द्रव्यमानों का जो तंत्र है, उसके लिए जो गुरुत्वीय स्थिति हो जाएगी वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं अपने, गुरुत्वीय सब ऊर्जा, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पिंड है, ठीक है ना, वो छोटे छोटे द्रव्यमान अल्पांशों से मिलकर बना होता है, तो उस द्रव्यमान अल्पांशों को यदि हम एक एक अल्पांश को अनंत से उस स्थिति तक लेके आते हैं, तो जो कार्य किया जाता है उस पूरे कार्य को जोड़ा जाए, तो इस तरह से उस पिंड की गुरुत्वीय सब ऊर्जा होती है। मतलब उस पिंड को बनाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा निष्कासित होती है, उसको हम गुरुत्वीय सब ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का टॉपिक है। इसमें क्या है कि एक समान ठोस गोले के लिए हम गुरुत्वीय सब ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक गोला है, इस तरह से स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये ओ केंद्र है और ये त्रिज्या है आर। इसके अंदर एक गोलीय क्रोड है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है ना। और इसके चारों ओर, इस गोलीय क्रोड जो आर त्रिज्या का है, इसके चारों ओर हम अनंत से द्रव्यमान ला रहे हैं और एकत्रित करके ये पूरा गोला हमने बनाया है। तो अभी प्रारंभ में हम डी आर मोटाई का द्रव्यमान एकत्रित करते हैं, ये डी आर मोटाई है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस पूरे गोले के निर्माण के लिए जो हमने ऊर्जा खर्च की है, जो गुरुत्वीय सब ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसमें ये गोलीय क्रोड है आर त्रिज्या का, और इसमें ये हम रो एक लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ठीक है। तो हम निकालेंगे इस गोलीय क्रोड का द्रव्यमान। गोलीय क्रोड का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, तो आयतन इसका लेंगे 4/3 πr³ इंटू रो,
ये हमारे पास में एक समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। ये द्रव्यमान किसका आया, इस गोलीय क्रोड का। अब हम देख रहे हैं कि डी आर द्रव्यमान की एक पट्टी के रूप में एक द्रव्यमान अनंत से लाके हम इस पर जमा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। तो इस पूरी लेयर को गोलीय कोष बोल सकते हैं। तो इस अतिरिक्त द्रव्यमान का मान क्या होगा, अतिरिक्त कोष का द्रव्यमान क्या होगा कि एक तो इसका सरफेस आएगा 4πr², एक इसकी मोटाई आएगी सरफेस की dr, एक इसका घनत्व आ जाएगा, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल का घनत्व आ जाएगा, एकांक आयतन, एक मिनट, एकांक आयतन का घनत्व, सॉरी ये गलत हो गया। क्या है कि द्रव्यमान बटा घन आयतन, ठीक है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, उसको रो से लिखा है। तो इस पूरे गोले का जो आयतन है उसका भाग इसके द्रव्यमान में लगाएंगे तो रो प्राप्त होगा हमें। तो ये आयतन को हमने रो से गुणा करा, एकांक आयतन का द्रव्यमान रो है, तो गोलीय क्रोड के आयतन से गुणा करेंगे तो गोलीय क्रोड का द्रव्यमान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 4πr² रो हमने निकाला, अतिरिक्त कोष का द्रव्यमान। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2, ठीक है ना। अब जैसे अतिरिक्त द्रव्यमान इसमें एकत्रित कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, और इस गोलीय कोष में ये अतिरिक्त द्रव्यमान एकत्रित करने में जो गुरुत्वीय, इस गोलीय कोष के अतिरिक्त द्रव्यमान एकत्रित करने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये होगा DUS। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तो लिखेंगे गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होगा G, और द्रव्यमान अपॉन R, और इनटू अतिरिक्त द्रव्यमान, ठीक है ना। अब देखो इस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, -GM1m2 अपॉन R, बन रहा है ना फार्मूला। तो ये द्रव्यमान क्या है, ये द्रव्यमान तो इस गोलीय क्रोड का है, स्मॉल r त्रिज्या का द्रव्यमान है। और ये अतिरिक्त द्रव्यमान कौन सा है, ये अतिरिक्त कोष जो हमने एकत्रित किया है अनंत से लाके, उसका द्रव्यमान है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का मान रख देंगे -G अपॉन R। इस द्रव्यमान को क्या रखेंगे, गोलीय क्रोड का आयतन 4/3πr³ रो, ठीक है ना, ये वाला। और इसकी जगह क्या लिख देंगे, अतिरिक्त द्रव्यमान ये 4πr² dr रो, बस। और ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, जब हम dr द्रव्यमान की मोटाई में, dr मोटाई में अतिरिक्त द्रव्यमान लाकर एकत्रित करते हैं, तो जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, DUS माइनस आएगा 4/4 16/3 G π², R यहाँ 3 है, यहाँ 2 5, और यहाँ R 1, तो R 4, और रो और dr, रो स्क्वायर आएगा, रो 2 है ना, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आया कि जब R से R प्लस dr मोटाई में अतिरिक्त द्रव्यमान जब हमें अनंत से लाकर एकत्रित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो ये आया है, ठीक है ना। अब हमारे पास में जो गोला है, ठोस गोलीय पिंड है,
वो क्या है, 0 से R तक उसका रेंज है। 0 उसका केंद्र है और R तक उसकी रेंज है त्रिज्या की। तो वहां तक इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक हम द्रव्यमान एकीकृत कर रहे हैं। तो उस संपूर्ण गोले के लिए, उस संपूर्ण गोलीय ठोस गोले के लिए उसको बनाने में जितनी गुरुत्वीय सब ऊर्जा खर्च होगी वो हम निकालेंगे। ये भी गुरुत्वीय सब ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है। ये तो है R से R प्लस डी आर के लिए, ये 0 से R के लिए, संपूर्ण ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय सब ऊर्जा। तो हम निकालेंगे 0 से U डी यू एस माइनस, ये इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से R 16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R4 dr। अब इसमें जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से R R4 dr। R4 है, R की घात 4 है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू R। तो क्या आएगा, R की घात 5/5, एक घात बढ़ जाएगी और उसी घात का भाग लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R की घात 5 0 से R। तो हमारे पास में इसमें U आ जाएगा, U है सेल्फ एनर्जी, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R की घात 5/5। बाकी अगला पद माइनस में 0 आएगा तो उसको तो हम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान m बराबर क्या होता है। क्या होता है द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणा घनत्व, ठीक है ना। तो आयतन कितना है बड़े गोले का, 4/3 पाई R क्यूब, और ये घनत्व है रो। रो क्या है, घनत्व है, एकांक आयतन का द्रव्यमान, ठीक है ना। मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान किसका, गोले का, और आयतन किसका, गोले का, ठोस गोले का। तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये आयतन अगर इसमें भाग लगा देंगे द्रव्यमान में तो ये रो बन जाएगा, ठीक है ना। तो m का मान निकाल लिया, आयतन गुणा घनत्व। तो ये मान हमें यहाँ फिट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ राशि ऐड करनी पड़ेगी, कुछ गुणा भाग करने पड़ेंगे, वो हमें देखने हैं, जिससे ये m इसमें आ जाए। और देखो इसमें पाई का स्क्वायर बन रहा है और रो का स्क्वायर बन रहा है, तो ये m का स्क्वायर ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी माइनस, जैसे हम पहले g लिख देते हैं, g तो कोई काम का है नहीं। अब 4/3, इसका वर्ग कितना है, 16/3 पाई स्क्वायर R6 रो स्क्वायर, ठीक है ना। तो 16 तो है, 3 एक 3 है, 3 3 9 आएगा यहाँ, क्योंकि 4/3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9, 16/9 आएगा। तो ये 3 एक तो है, एक 5 है, यहाँ 5 लिख दो, एक 3 और लेंगे तो एक 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। जी है, पाई स्क्वायर है अपने पास में, रो स्क्वायर है, R5 है, R6 चाहिए तो एक R का भाग लगा देंगे, एक R का गुणा कर देंगे तो ये R6 हो जाएगा, रो स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो -3/5 G/R। अब ये जो है वो इसका वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी हो गई ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो ये हमारा भी एक टॉपिक है जो हमने किया है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का, और हमारे जो कोर्स में जो है वो है सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, वो हमने कंप्लीट करी। अब हम क्या करेंगे, गाउस का नियम और पॉइसन इक्वेशन करेंगे। गाउस का नियम और पॉइसन इक्वेशन, मान लिया कि कोई P पॉइंट है, इस पर m द्रव्यमान है, इस पर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और ये अपन ने एक अल्पांश ले लिया, ठीक है।
और ये है DA क्षेत्रफल सदिश, और ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होता है, -GM/r², r कैप। ठीक है ना। इस ईजी का इस क्षेत्र पर सदिश की तरफ जो घटक होगा वो क्या होगा, EG.dA। जैसे घटक निकालना चाहेंगे ना, तो वो क्या होगा, EG cos थीटा, ये होगा घटक इस DA की दिशा में। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में घटक EG cos थीटा होगा। अब जैसे हम इस द्रव्यमान के कारण इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत गुरुत्वीय फ्लक्स अगर आप निकालना चाहें, EG.dA, गुरुत्वीय फ्लक्स अपने निकालना चाहें, तो वो क्या आएगा, गुरुत्वीय फ्लक्स निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, जैसे EG एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और DA और cos थीटा। ठीक है ना। अभी हम केवल अल्पांश से ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए समाकलन करने की जरूरत नहीं है, केवल अल्पांश से निकाल रहे हैं। तो EG/DA cos थीटा ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, EG की जगह हम मान रख सकते हैं -GM/r² DA cos थीटा, और हम जानते हैं DA cos थीटा अपॉन r² क्या है, इस अल्पांश के द्वारा इस केंद्र बिंदु P पर बनाया गया सॉलिड एंगल d ओमेगा। तो इसको हम d ओमेगा लिख सकते हैं, घन कोण, सॉलिड एंगल। तो हमारे पास में जो EG.dA आएगा, जो गुरुत्वीय फ्लक्स आएगा अल्पांश से निर्गत, -GM/d ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इस संपूर्ण काल्पनिक बंद पृष्ठ के कारण, या इस संपूर्ण काल्पनिक बंद पृष्ठ से ये जो द्रव्यमान वितरित है इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम इस राशि का इंटीग्रेशन कर देंगे, EG.dA। तो ये संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स आ जाएगा -GM/d ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 से 4 पाई, क्योंकि एक गोला होता है, एक फुटबॉल होती है। ठीक है ना, उसकी फुटबॉल होती है काली सफ़ेद, तो उसकी एक लेवल द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो d ओमेगा है। पूरी फुटबॉल की सरफेस के द्वारा उस पर कितना एंगल बनेगा, 4 पाई बनेगा। तो 0 से 4 पाई d ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा -4 पाई GM। ठीक है, ये हमारे पास में इस पूरे काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया। ठीक है ना। अब हमारे पास में इस बंद पृष्ठ के लिए जिसमें द्रव्यमान वितरित है, इसके लिए रो क्या है, आयतन घनत्व है, मतलब आयतन घनत्व। रो क्या है, आयतन घनत्व, या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन है। तो m को क्या लिख सकते हैं हम, ρ/dV। ठीक है ना। अब ये ρ/dV छोटे अल्पांश के लिए हुआ, तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। m ρ/dV क्या हुआ, एक अल्पांश के लिए हुआ dV, और इंटीग्रेशन लगाने से इस संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए द्रव्यमान आ गया। तो m का मान हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ρ/dV। तो हमारे पास में जो गुरुत्वीय फ्लक्स आएगा EG.dA पूरे काल्पनिक बंद पृष्ठ से, वो आ जाएगा -4 पाई G ρ/dV। तो इस पूरे काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा, गुरुत्वीय फ्लक्स होगा, वो -4 पाई G, और उसमें जो द्रव्यमान होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। इसे ही हम गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो
तो ये एक हमारी इक्वेशन है जो हमें नोट डाउन करनी है, यहाँ तक हमें इसको आर्टिकल करना है। इसके बाद में और भी है, उसमें क्या है कि जैसे ये तो हो गया -4πg/ρ/dv। अब जैसे ये सरफेस इंटीग्रल है, तो डाइवर्जेंस प्रमेय से हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं आयतन में। वो कैसे? डेल डॉट ई डीवी में, ठीक है ना। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने डाइवर्जेंस प्रमेय के आधार पर सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास में आएगा डेल डॉट ई डी वी इक्वल टू -4πg/ρ/dv। तो हम इसको लिख सकते हैं v डेल डॉट ई प्लस 4πg/ρ/dv बराबर 0। तो ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए, पूरे आयतन के लिए ये इक्वेशन सत्य है। तो सबके लिए 0 आ रहा है, आयतन समाकलन ले रहे हैं इसका। तो ये जो डेल डॉट ई है प्लस 4πg/ρ, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम डेल डॉट ई को क्या लिख सकते हैं? -4πg/ρ। डेल डॉट ई, डेल क्या है? मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्लास में कि डेल क्या है? कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप, प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड के कैप। और ई है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो डेल डॉट ई लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली एक्स इसको ईजी लिख दो बस, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं ई एक्स ई वाई ई जेड भी लिख सकते हैं, ईजी एक्स ऐसे ईजी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कर्ली अपॉन कर्ली एक्स ईजी, कर्ली अपॉन कर्ली वाई ईजी, कर्ली अपॉन कर्ली जेड ईजी इक्वल टू -4πg/ρ। हम इसको लिख सकते हैं। और ईजी का मान क्या होता है? बिंदु P पर जो द्रव्यमान m रखा है उस पर विभव गुरुत्वीय विभव फाई है, तो उसका ग्रेडियंट ऋणात्मक विभव ये होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये वेक्टर में होगी क्वांटिटी, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड के कैप। ये हम इसको लिख सकते हैं ईजी को। हम ईजी को क्या लिख रहे थे? इसको बोल सकते हैं ईजी एक्स, ईजी वाई, ईजी जेड। हमने यही बताया था, ईजी एक्स आई कैप, ईजी वाई जे कैप, ईजी जेड के कैप। तो ये कर्ली वाई फाई अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई, कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड, ये जो पूरा आया माइनस में, इसको इस ऐसे इसकी जगह लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखो डेल डॉट ई था ना हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड के कैप, ठीक है। डॉट, और ये पूरा आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो, कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड के कैप, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस, माइनस बार है ही, तो कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर फाई प्लस कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान
हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं इजी एक्स, इजी वाई, इजी जेड। और इजी एक्स का मान कितना है, कर्ली फाइव अपॉन कर्ली एक्स, इजी माइनस में, और इजी वाई का कर्ली फाइव अपॉन कर्ली वाई माइनस में, इजी जेड का कर्ली फाइव अपॉन कर्ली जेड माइनस में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमने निकाल भी लिया सीधा, ठीक है ना। अब इस पूरे को इसकी जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा 4π0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास में आ जाएगा कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर बराबर 4π0। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाइव बराबर 4π0। इसको हम पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने सबसे पहले सॉल्व करी, ठीक है ना। फिर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, जो गुरुत्वीय सब ऊर्जा है फॉर द सॉलिड स्फीयर, उसके लिए हमने सॉल्व करा। फिर गाउस का नियम, और फिर पॉइसन इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। और ये भी कमेंट करिए कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।